नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइमन स्वागत करता हूँ आपके प्यारे परिवार डीएमसी क्लासेज पे। आज हम लोग का जो क्लास है वो क्लास है वास्तविक संख्या यानी कि मैथ का पहला चैप्टर, जो कि क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर है। ये जो क्लासेज है बाबू हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है, ये मुख्य रूप से यूपी बोर्ड के लिए है। और इसमें हम लोग को देखना है कि यूपी बोर्ड के लिए हम लोग क्या पढ़ना है, या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है और इनमें किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? वास्तविक संख्या जो बाबू वो मुख्य रूप से दो दो संख्याओं का मिश्रण होता है। वास्तविक संख्याएं बोले तो परिमेय और परिमेय संख्याएं, जिसमें दोनों संख्याएं उपस्थित हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जो करणी में भी हो और जो सामान्य संख्याएं भी हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि आज से 4-5 साल पहले जो सब संख्याएं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं। तो आइए जो जिसका कुछ परिभाषा लिख लेते हैं, यानी कि डिफिनेशन लिख लेते हैं, जिसका आप लोग बाद में अध्ययन करने में आसानी हो। तो आइए लिखते हैं इसका वास्तविक संख्याओं का डिफिनेशन। यानी बोले तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिनमें मुख्य रूप से परिमेय तथा परिमेय तथा दोनों संख्याएं उपस्थित हों उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यानी कि एग्जाम्पल क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण यानी कि करणी में 3, 1, 2, 2/4, 6 या 4/9 या -1, -5 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वास्तविक संख्याओं मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित की गई हैं, पहला परिमेय और दूसरा परिमेय। अब हम लोग देखेंगे परिमेय और अपरिमेय एक कौन सी संख्या होती हैं, इन्हें कहते क्या हैं, और इनका उदाहरण देखते हैं। उसने बोर्ड के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बोले तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सके। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो भिन्न के रूप में हो, साधारण रूप में जो भिन्न के रूप में उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। परिमेय संख्याएं
क्या होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो जो नहीं जिन्हें जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय बोले तो रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण यानी कि 2, 5, -2, -7, 5/9 इत्यादि। आदि नहीं, इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए वास्तविक संख्या जो है वो व्यक्ति है, और जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या को मान लीजिए इसके 2 पुत्र हैं। जो पहला पुत्र है वो परिमेय तथा दूसरा पुत्र जो है वो अपरिमेय है। यानी कि पहला पुत्र परिमेय और दूसरा पुत्र अपरिमेय है। तो परिमेय के बारे में तो हम लोग जान लिए कि वो कौन से शिक्षा प्राप्त किए और क्या किए। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ये कितने तक पढ़ा और क्या हुआ और इसके कितने बच्चे हुए। तो पहले देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। अपरिमेय संख्याएं, अब लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं बोले तो इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि आप लोग अब समझ चुके होंगे परिमेय संख्याएं, इसमें अ जुड़ चुका है। अ का मतलब हिंदी में देखें तो अ का मतलब होता है नहीं। यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन, जो कि आप लोग को अध्ययन करने में आसानी होगा। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। अपरिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उदाहरण यानी इसका हो गया -3, -5, -7, -8। अब आप लोग बताइए कड़ी में जो 8 है वो परिमेय है या अपरिमेय। आप लोग बताएंगे करड़ी में जो 8 है वो अपरिमेय है या परिमेय। अपरिमेय है तो क्यों है और परिमेय है तो क्यों है। आइए जानते हैं इसे अपरिमेय और परिमेय है कि नहीं।
तो इसको देख लेते हैं कि कौन सी क्या है। इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से होगा, जो 4 बार में कटेगा। फिर इसका 2 से करेंगे तो 2 से कट जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि 8 का जो गुणनखंड है वो 2 × 2 यानी कि ये अभाज्य संख्याओं में विभाजित हो रहा है। और इसका जो मुख्य प्राप्त हो रहा है वो है 2 कड़ी में 2, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि कड़ी में 8 जो है वो परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, इसका लिख लेते हैं इत्यादि। और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो कि अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। या मुख्य रूप से हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके कितने पुत्र हुए, उनका हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये सब क्या क्या किए हैं और कितने योग्यताएं प्राप्त की हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। देख लेते हैं परिमेय संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। परिमेय संख्या को मुख्य रूप से जो 3 भागों में विभाजित किया गया। मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में। पहला जो है वो प्राकृतिक संख्या, दूसरा जो है पूर्ण संख्या, और तीसरा जो है वो है पूर्णांक संख्या। अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पहले हम लोग अपने बेसिक तौर पर जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से गणना के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जिन संख्याओं को गणना के रूप में उपयोग किया जाता है, जिन्हें हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं को गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो गणना यानी कि गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं क्या होती हैं और इनका उदाहरण क्या है। प्राकृतिक इंग्लिश बोले तो नेचुरल प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो मुख्य रूप से हम कहें तो मुख्य रूप से गणना हेतु प्रयोग की जाती हैं। गणना यानी कि गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं। गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हम आप लोग को 10 आम दे दें और उन्हें कहें कि इन्हें गिनिए कितने आम है, तो आप लोग गिनती कभी भी 0 से
शुरुआत नहीं करते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, कभी गिनती करने के लिए जीरो को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। उस सम्मिलित किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं 1 2 3, ऐसे करके गिनते हैं हम लोग गिनती। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें गिनती करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण। उदाहरण 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 क्या है, इसमें आप लोग जान चुके होंगे कि इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होगा। तो आइए 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत अनंत तक होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वे संख्या जिन्हें गणना के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं भी उपस्थित हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि पूर्ण संख्या मुख्य रूप से जीरो भी सम्मिलित होता है और उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब हम लोग लिख लेते हैं पूर्ण संख्या का परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बाबू मैथ क्लास 10th का पहला चैप्टर है और उसका हम बेसिक अभी बता रहे हैं बाबू। उन लोग सवाल अभी कुछ दिनों के बाद आप लोग को कराया जाएगा। पहले आप लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे तो आप लोग किसी भी एग्जाम में यानी कोई भी सवाल अगर आप लोग करें तो उसमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पहले आप लोग बेसिक को अपना मजबूत कर लीजिए, उसके बाद बड़े बड़े सवाल ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हमारे कहने का मतलब ये है पूर्ण संख्या यानी कि वे संख्याएं जिसमें शून्य सहित प्राकृतिक संख्या भी उपस्थित हो। प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित हो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बोले तो होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी कि इसके एग्जाम्पल में जीरो भी सम्मिलित होगा, बाकी सब वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि वे संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्या सहित शून्य भी उपस्थित उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण 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 हो गए बाबू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। यानी कि पूर्ण संख्या वे संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या सहित शून्य भी उपस्थित उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यानी कि हमारे कहने का मतलब है पूर्णांक वे संख्या होती हैं, बोले तो इंटीजर वे संख्याएं होती हैं जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। यानी बोले तो इन सब का मिश्रण जो होता है वो पूर्णांक होता है। पूर्णांक, इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं सॉरी बाबू गलती हो गया था, ये दूसरा नंबर है, दूसरा है, तीसरा हो गया पूर्णांक।
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। यानी कि अभी हमने आप लोगों को बताया पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं उपस्थित हो उसे हम प्राकृतिक पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी संख्याएं उपस्थित हैं वो सारी की सारी पूर्णांक हैं। बोले तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर संख्याएं हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। यानी कि वे संख्याएं वे वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या सहित पूर्ण संख्या सहित ऋणोत्तर संख्याएं उपस्थित हों, ऋणोत्तर ऋणोत्तर संख्याएं भी उपस्थित हों, यानी कि प्रेजेंट हो, उपस्थित हों, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आप लोग अब तो जान चुके हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं उपस्थित हो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंटेजर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पाई क्या है। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कहीं कोने में, जो कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, जो मुख्य रूप से आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। पाई क्या है, पाई क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग से पूछी जाएगी। तो आप लोग नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? नोट करके आप लोग लिख लेंगे। नोट पाई एक प्रकार की पाई एक प्रकार की परिमेय संख्या है। परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है बाबू, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। यानी कि पाई क्या है? पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अब इसी का जो मान होता है वो क्या होता है बाबू? 22/7। यानी कि 22/7। अब बताइए आप लोग परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो आप लोग को अब जान चुके होंगे 22/7 जो कि P/Q के रूप में है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या लिखी जा सकती हो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब आप लोग जान सकते हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं वे संख्याएं अब नोट में दूसरा लिख लीजिए इसको। नोट में दूसरा क्या है? दूसरा है 22/7 एक परिमेय संख्या है। और आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं का
यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं का जो गुणा है, जोड़ है या घटाना है, उनका जो जोड़ घटाना गुणा वो सारी की सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं, उसका मान जो है परिमेय संख्याओं में आएगा। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं यानी कि दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग या जोड़ करने पर, भाग नहीं जोड़ घटाना करने पर परिमेय अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि अपरिमेय संख्याओं दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ घटाना या गुणा करने पर उनके वे जो है अपरिमेय तथा परिमेय दोनों संख्याएं आ सकती हैं। यानी कि अपरिमेय, रहने दीजिए यार। अब हम लोग जानेंगे आधारभूत प्रमेय क्या होता है। आधारभूत प्रमेय क्या होता है, जो कि इससे मुख्य रूप से अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसका मुख्य रूप से पूछा गया जाता है एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए। तो आइए हम पहले जान लेते हैं आधारभूत प्रमेय क्या होता है। आधारभूत प्रमेय क्या होता है? आधारभूत प्रमेय क्या है? वह भी एक प्रकार की नियम है, एक प्रकार का कानून है जो बताता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आधारभूत प्रमेय क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का एक प्रकार का विधि है, यानी कि एक प्रकार का नियम है। यानी कि यह कहता है आधारभूत प्रमेय, यह यह हमें यह बताता है कि है कि आधारभूत प्रमेय हमें यह बताता है कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक भाज्य संख्या को उसके हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक अभाज्य संख्या को हम कहाँ में लिखा रहा है, हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्राकृतिक संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, मान लो आप लोग को 8125 दिया हो, तो इसका हम लोग ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। इसका हम लोग कहने का मतलब है कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि पहले इसको 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 से नहीं कटेगा बाबू, अब 5 से करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग बताइए कि ये किससे विभाजित होगा। यानी कि अब इससे आसान ले लेते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे किससे विभाजित होगा इसका
गुणनखंड आप लोग लिख के बताएंगे। अब इससे भी आसान ले लेते हैं, यानी कि 625 का गुणनखंड करते हैं। 625 का गुणनखंड नोट कर लिए होंगे आप लोग, अब इसे मिटा देते हैं। यानी कि आप लोग देख लिए कि 625 जो है एक अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और इसको हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या आती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बोले तो अभाज्य संख्याएं, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसका क्या हो गया, 625 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि हम बड़ी संख्या को इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। इसी प्रकार आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। आधारभूत प्रमेय हमें यही बताता है। और इसके दो भाग होते हैं, मौसब और लौसब, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लौहत्तम समापवर्तक। इसका वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। और जिन बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो वो जल्दी से जल्दी DMC क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम अपने क्लास को द एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।